नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए कुछ नई चीज़ें आई हैं उनके संदर्भ में चर्चा की है। जैसे फील्ड प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वोकेशनल कोर्सेज हैं। इन सभी के ऊपर मैंने एक एक वीडियो बनाकर आपसे चर्चा की है और यदि आप इनको देखना चाहें तो आप पहले इन वीडियो को देख भी सकते हैं इतिहास विमर्श पर। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है और बहुत से बच्चों ने इंटर्नशिप को अपने लिए चुना है। ये हम सभी जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इस बार 6 पेपर आपके होने हैं, जिसमें 3 मुख्य विषय हैं। इन मुख्य विषयों में एक मेजर सब्जेक्ट है, आप में से किसी ना किसी ने कोई ना कोई विषय जरूर लिया होगा। एक माइनर सब्जेक्ट है और एक वैकल्पिक या इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मेजर में 2 पेपर होंगे, माइनर और इलेक्टिव में एक एक पेपर होंगे और इन विषयों में हम सीसीई भी देंगे। इसके अतिरिक्त एक आधार पाठ्यक्रम है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा की है कि आधार पाठ्यक्रम इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। आधार पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी का एक पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा और पर्यावरण व योगा का एक पेपर होगा, यह भी 50 नंबर का होगा और ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आधार पाठ्यक्रम में हमें किसी भी प्रकार का सीसी नहीं देना है, इसकी मूल्यांकन की पद्धति अलग रहेगी। अब आते हैं 3 अन्य बचे हुए पेपर, 2 अन्य पेपरों के ऊपर, जिसमें से एक है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स के लिए आपको 25 कोर्सेज की एक लिस्ट दी गई है। इनमें से आप कोई सा भी एक अपने लिए चयन कर सकते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में इस लिस्ट में से कम 2 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें से एक आप ले सकते हैं। सामान्य तौर पर बच्चों ने व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को चुना है। इस पे मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप चाहें तो इसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास में हमें कैसे काम करना है, वोकेशनल कोर्स के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। और एक और मुख्य जो विषय है इसका 6वें पेपर के रूप में, वह है प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और अप्रेंटिसशिप। इस पे आपको काम करना है। अब इनमें से किसी एक को आपको, इन चारों में से किसी एक में आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, अपनी फाइल तैयार करनी है। ये कैसे करेंगे, किस प्रकार इसका महत्व है, क्या है, मैं आज इस वीडियो में आपको इंटर्नशिप के बारे में और अप्रेंटिसशिप के बारे में बताऊंगा। तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा ध्यान से इसे सुने, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो कठिनाई है वो कठिनाई दूर होगी और आप बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। पिछले वीडियो का मेरा बहुत अच्छा अनुभव इसलिए नहीं रहा क्योंकि बच्चों ने उसको बहुत पूरा नहीं देखा है, आधा अधूरा देखा और उसके बाद कई सारे प्रश्न किए हैं। कुछ ने मुझे व्यक्तिगत भी प्रश्न किए, फोन भी किए, महाविद्यालय में भी मिले और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने वीडियो पूरा देखा, यदि देखते तो वो समस्याएं अपने आप ही समाधान हो जाता उसका, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं जिसके बारे में किसी प्रकार की संभावना बच जाती हो। फिर भी यदि आपको कोई जानकारी है, लेनी है, आप ले सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके ले सकते हैं, मेरे से व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं। लेकिन पहले आप इन वीडियोस को पूरा देखें। मुझे विश्वास है कि आपकी समस्याओं का समाधान इतिहास विमर्श पर ही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटर्नशिप की। ये इंटर्नशिप क्या है, तो इंटर्नशिप की परिभाषा देखें। इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षुता, यानी जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उस प्रशिक्षित व्यक्ति के संदर्भ में एक प्रकार का प्रशिक्षण है इंटर्नशिप। आपने कई बार सुना होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो इंटर्नशिप करते हैं, कई और पैरामेडिकल स्टाफ है वह भी इंटर्नशिप करते हैं। LIC जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी एक CA ब्रांच है,
कैरियर एजेंट ब्रांच, उसमें भी इंटर्नशिप जैसी व्यवस्था है। न्यू कमर्स को वो सिखाते हैं और फिर वो उसी फील्ड में अपना जॉब तैयार करते हैं। तो इंटर्नशिप एक प्रशिक्षु को तैयार करने की व्यवस्था है। देखें, इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षुता शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले उन महाविद्यालयी छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे होते हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय आरंभ करते हैं। इन्हें प्रशिक्षु कहा जाता है। जो नए व्यवसाय में उतरते हैं लोग, तो लर्नर होते हैं, उनको प्रशिक्षु कहते हैं। वो प्रशिक्षण लेकर उसकी बारीकियों को सीखकर अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं। और देखें, प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप आपको कामकाजी दुनिया में प्रवेश करने से पहले कक्षा में सीखी गई विशिष्ट तकनीकों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा अवसर है जो आपने एक सुरक्षित वातावरण में सीखा है, जहां गलतियों की उम्मीद की जाती है जिनसे आप सीख सकते हैं। इसी से आपका किसी नई जॉब में विश्वास या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम कोई काम करते हैं, स्वाभाविक है हम कोई ना कोई गलती भी करेंगे, और गलती करेंगे तो जो हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारी उन गलतियों के ऊपर हमें फोकस करेंगे और उन गलतियों का हम समाधान कैसे करें यह भी बताएंगे। आपने देखा होगा बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी, तो आपके बड़े भाई, आपके चाचा जी या आपके पिताजी, उन्होंने आपकी गलतियों पर कभी कभी डांटा भी होगा, लेकिन आपको बताया भी होगा। जैसे हम ट्रैफिक के नियम सीखते हैं, घर के जो सदस्य हैं हमारे, वो बताते हैं हमें, जो सीनियर सदस्य हैं, कि हमें किस प्रकार से रोड क्रॉस करना चाहिए, किस प्रकार से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का प्रशिक्षण है। और हम जब नई फील्ड में जाते हैं, व्यक्ति जब कैरियर बनाता है तो एक नया उसका जीवन प्रारंभ होता है, तो उसके पहले भी उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। गलतियां वही व्यक्ति करते हैं जो सीखने का प्रयास करते हैं। जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते वो गलतियां क्या करेंगे। तो इसलिए गलतियों से डरना नहीं है, उनसे सीखना है और उसे एक सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाना है। और देखते हैं हम इंटर्नशिप के बारे में क्या है। इंटर्नशिप प्रशिक्षुता करने में आपको जो अनुभव प्राप्त होता है वह काफी उपयोगी और अमूल्य होता है, और इसे कक्षा की सेटिंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कक्षा में हम किसी प्रकार की सेटिंग व्यवस्था कर लेते हैं और उससे प्राप्त करना चाहें, तो हम इस प्रकार से इंटर्नशिप को नहीं कर सकते या हम कुछ सीख नहीं सकते। यह इंटर्नशिप के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। इंटर्न के पास वास्तविक कार्य अनुभव के लिए अर्जित ज्ञान को लागू करने का अवसर है, जो पहले से ही दिन प्रतिदिन की नौकरी के कर्तव्यों का साक्षी है। तो जो हमारे पास कोई अनुभव है, वो धीरे धीरे वो अनुभव हमारा बढ़ता चला जाता है और हम आगे की फील्ड में काफी सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की इंटर्नशिप में आपको काम करने के लिए कुछ इंसेंटिव लेने पड़ते हैं, जैसे रुपए देकर हम सीख सकते हैं। कई जो इंटर्नशिप करते हैं लोग, उनको जिन संस्थानों में हम इंटर्नशिप करने जाते हैं वहां से कुछ स्टाइपेंड टाइप की व्यवस्था मिलती है, हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। और कई ऐसी जगह हैं जहां हम कुछ पैसा देकर उस व्यवस्था को सीखते हैं। तो ये दो प्रकार की इंटर्नशिप होती हैं, प्रायः इसी प्रकार की हैं। हम देखेंगे कई ऐसे संस्थान हैं तो वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करते हैं जहां पैसा देकर भी हम काम को सीख सकते हैं, प्रशिक्षुओं को सिखाया जाता है। और कई ऐसी संस्थाएं जब प्रशिक्षुओं को सिखाते तो हैं, साथ ही साथ उन्हें कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं, कुछ पैसा उनको देते हैं, जिससे उनका काम में रुचि ले और मन भी लगे। तो ये दो प्रकार की है। इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री, हेल्थ केयर प्रोग्राम, पैरा लीगल और कई अन्य कैरियर विकल्पों के लिए पाई जा सकती है। यानी ऐसे कई क्षेत्रों में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं जिससे हम उसे अपना स्वरोजगार या व्यवसाय के रूप में आगे चलकर अपना सकें। तो ये बात हुई इंटर्नशिप की। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप क्या है, आइए देखते हैं। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार की
दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसमें प्रशिक्षु औद्योगिक पर्यवेक्षण में रहकर ऑन जॉब ट्रेनिंग ओजेटी और इससे संबंधित दिशा निर्देश दोनों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु कुशल व्यवसाय के व्यावहारिक और सैद्धांतिक पहलुओं को सीखते हैं। यानी इस माध्यम से वो जब सीखते हैं तो उसके जो दोनों प्रकार के पहलू हैं उन्हें सीखते हैं। अप्रेंटिसशिप का अर्थ होता है प्रशिक्षु, अर्थात वह उम्मीदवार जो किसी संस्था में एक छात्र की तरह वहां के कार्य सीखता है, ट्रेनिंग करता है और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी स्किल व योग्यता को बढ़ाता है। कभी कभी उस प्रशिक्षु को उसी संस्था में नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। जब आप किसी संस्था में अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो आपके कार्य और व्यवहार को देख के वह संस्था आपको जॉब भी ऑफर करती है। तो हम जब भी इस तरह के काम करें, यह हमारे लिए एक अवसर भी है कि हम शिक्षा के साथ साथ अपने लिए रोजगार के साधनों को भी एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें जुटा सकते हैं। तो ये एक अवसर के रूप में हम इसको देखें। अब ये क्या प्रोग्राम है और इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इनमें हम क्या करें वह हम जान लेते हैं इस पूरे एपिसोड में। तो आइए देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप और जो इंटर्नशिप है ये क्या है। प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता प्रशिक्षुता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन, व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण कर सकता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन या व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। तो ये जो हमने पहले भी देखा था, जो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए या सामुदायिक कार्य के संदर्भ में जो हमने देखे थे कि किस प्रकार से उसमें G1, G2, G4, P1, P2, P4, A1, A2 इस तरह के जो प्रोफार्मा हैं उन प्रोफार्माओं का हमने उपयोग किया है। उसी प्रकार के कुछ प्रोफार्मा इसमें भी हमें उपयोग में लाने होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इन जो चार चीज़ें हमें प्रोजेक्ट वाले पार्ट में दी हैं, फील्ड प्रोजेक्ट वाले पार्ट में, जैसे फील्ड प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है और जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इन चारों में सबसे सरल इंटर्नशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट ही है। इसमें हमें थोड़ा कम काम करना पड़ता है और इसके परिणाम सेम होते हैं। यानी 100 नंबर का वो पेपर है तो 100 नंबर का ही ये है। 50 नंबर में इसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा और 50 नंबर में बाह्य मूल्यांकन होगा। यानी इसी प्रकार की व्यवस्था है जो हमने प्रोजेक्ट में देखी थी और उसी प्रकार की हमने सामुदायिक कार्य में देखी थी और उसी प्रकार की हम इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में देखेंगे। तो ये एक इसमें लाभ है कि हमें कम समय में ज़्यादा परिणाम मिलने के चांसेस हैं, तो हम इसको ले सकते हैं। और देखें, शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन पर ही निर्भर है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षुता कार्यक्रम करना चाहते हैं वे संबंधित विषय के शिक्षक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से यह पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थी को शिक्षुता और प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए संबंधित व्यक्ति, संस्था, फर्म से सहमति पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में जमा कराना होगा। इसके पश्चात ही प्राचार्य विद्यार्थी को शिक्षुता या प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट में भी देखा था, एक G1 फॉर्म है, वो मैं लास्ट में इस एपिसोड के बाद में आपको वो सारी चीज़ें फिर से दिखाऊंगा एक बार। इस G1 फॉर्म को भर के जब हम अपने महाविद्यालय से ले जाते हैं और जिस संस्था में हम काम करना चाहते हैं वहाँ जाकर हम इसको देते हैं, और जब वो अनुमति दे देते हैं कि हाँ आप हमारे साथ रहकर काम कर सकते हैं, तब हम वहाँ से उनकी अनुमति पत्र को प्राचार्य जी को देते हैं और वहाँ से दोबारा एक पत्र हम लेके आते हैं जिसको हम यानी जो अनुमति लौटा के ले जाएंगे वो G2 होगा, और दोबारा प्राचार्य जी से हम जब अनुमति लाएंगे संस्था में कि ये महाविद्यालय का विद्यार्थी आपके यहाँ काम करेगा, वो G3 फॉर्म होगा, उसको भरकर हम जमा करेंगे। और G4 जो
फीडबैक फॉर्म है, आपके 7 दिन की समयावधि के बाद वो संस्था जहां आपने इंटर्नशिप की है या अप्रेंटिसशिप के लिए आप गए हैं, वो संस्था उसको भर के देगी और वही आपके प्रैक्टिकल फाइल में लग के आपको लास्ट में अंक मिलेंगे। उसके आधार पर ही आपका जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा। तो ये चारों फॉर्म G1, G2, G3, G4 इसमें भी लगेंगे और आपको 7 दिन पूर्ण कार्य दिवस या 15 अल्प कार्य दिवस में ये काम को आप पूरा कर सकते हैं, इंटर्नशिप का या उसका, इसको हम कर सकते हैं। प्राचार्य एवं शिक्षकगण जो हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था या व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने में सक्षम है। यह प्राचार्य की, महाविद्यालय की और जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब आप पत्र G2 लेकर वापस आएंगे तो उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस जगह पे आप इंटर्नशिप करने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि वो संस्था किस प्रकार की है, गवर्नमेंट की संस्था है, सेमी गवर्नमेंट है, या वो व्यक्ति या जो व्यवसाय वो कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या नहीं, कोई गलत व्यवसाय में तो आप नहीं जा रहे हैं। ये सारा जो है वो प्राचार्य जी या जो उन्होंने संबंधित कोऑर्डिनेटर इन विषयों के लिए बनाए हैं वो तय करेंगे, तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। क्योंकि इसके पीछे आपको थोपा नहीं जाएगा कि कहीं भी आपको भेज दिया और काम चला दिया, ऐसा नहीं है। उसकी जानकारी प्राचार्य जी अपने स्तर पर लेंगे। पाठ्यक्रम सह गतिविधि की गुणवत्ता के लिए संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक शिक्षुता और प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए लर्निंग आउटकम्स का स्पष्ट निर्धारण करना होगा, ये तय है। जो भी इसकी लर्निंग आउटकम्स हैं वो पहले क्लियर हो जाने चाहिए, बिना उसके वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। प्रशिक्षुता और शिक्षुता कार्य के लिए क्या निर्देश हैं शासन की ओर से, वो हम जान लेते हैं इन नियमों में। प्रशिक्षुता या शिक्षुता के कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कार्यारंभ के प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि को प्रारूप नंबर 1 में प्रस्तुत करना होगा। जो A1 जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, इसमें 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, A1 और A2। जो A1 है उसे आप जब जमा करेंगे तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपने काम किया इसमें 7 दिन या 15 आंशिक दिनों में, और उसकी 500 शब्दों की आपकी पूरी रिपोर्टिंग के आधार पर उसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। विद्यार्थी को 7 पूर्ण दिवस या 15 पार्ट टाइम दिवस यानी आंशिक दिवसों में यह कार्य करना होगा, जो व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक संगठन, फर्म के साथ जुड़कर करना होगा। तथा इसके उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए जो फीडबैक फॉर्म है उसको प्रस्तुत करने के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी एक इसमें व्यवस्था की गई है कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उस फीडबैक फॉर्म के प्राप्त होने के बाद ही उसमें आपका मूल्यांकन होगा। शिक्षुता प्रशिक्षुता पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालय में उसके द्वारा किए गए शिक्षुता या प्रशिक्षुता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप A2 में प्रस्तुत करेगा तथा जिसमें उसके द्वारा शिक्षुता से प्राप्त ज्ञान व कौशल वृद्धि का भी उल्लेख होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उद्देश्य, पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम्स, शिक्षुता या प्रशिक्षुता की अवधि में ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि तथा भविष्य की योजना आदि का उल्लेख करना होगा। यह रिपोर्ट स्वहस्तलिखित न्यूनतम 2000 शब्दों में होनी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार ग्राफ, फोटोग्राफ्स, चार्ट आदि का समावेश भी किया जाना चाहिए। हम प्रोजेक्ट में देखते हैं कि वहाँ 500 शब्दों की हमें 3 रिपोर्ट देनी पड़ती हैं, P1, P2, P3 में, और उनमें से कोई 2 बेस्ट रिपोर्ट होती हैं, उनके आधार पर आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें केवल 1 रिपोर्ट देनी है A1 में 500 शब्दों में, और उसके आधार पर हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगा उस फीडबैक फॉर्म के साथ, उस रिपोर्ट के और फीडबैक फॉर्म के साथ जो G4 के रूप में हमें मिलेगा। और जब हम फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे, 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे,
उस समय हम A2 जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे और उस फॉर्म की जो भी नीड्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और वो 2000 शब्दों में उस पूरी रिपोर्ट को जो हमने काम किया है, जो हमने सीखा है, उसे ग्राफ्स के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ या आपके और कोई व्यवस्था है उसको सारा प्रदर्शन करने के बाद उसको प्रस्तुत किया जाएगा। फीडबैक फॉर्म और पहले वाली रिपोर्ट भी इसके साथ हमें अटैच करनी पड़ेगी और वो पूरी फाइल आपकी बाह्य परीक्षक जो एक्सटर्नल है, जिसकी विश्वविद्यालय व्यवस्था करेगा, वहां जाएगी और वहां से वो उसका मूल्यांकन करेगा। मैं मूल्यांकन की व्यवस्था भी आपको बताऊंगा, किस प्रकार की उसकी मार्किंग होगी। अपन आगे इसको देखें। प्रशिक्षुता या शिक्षुता कार्य का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार होगा, इस पर ध्यान दें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण कार्य की प्रस्तुत रिपोर्ट का सत्रांत में मूल्यांकन किया जाएगा, जो सत्र के अंत में। आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में विद्यार्थी को प्रस्तुतिकरण व मौखिकी देनी होगी, यानी वाइवा भी होगा। मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रस्तुतिकरण और मौखिकी के आधार पर ही विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल में प्रशिक्षुता या शिक्षुता के कारण हुई अभिवृद्धि जो है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। जब आपका मौखिकी परीक्षा होगी उस समय इन सारी चीज़ों को परीक्षक नोट करेंगे कि आपने इन 7 दिन में या आंशिक 15 दिनों में क्या सीखा है और आपने कितना ज्ञान की प्राप्ति की है। मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट में निर्धारित आवश्यक चरणों का समावेश किया गया है तथा प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप, शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिए गए हैं। उसी के आधार पर अंतिम मूल्यांकन तथा नियमतः ग्रेड आवंटित की जाएगी। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50 अंकों का होगा, 50-50 दो जगह। संबंधित संस्था व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक फॉर्म प्रारूप G4 के आधार पर ही विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो 50 अंकों का होगा। बाह्य मूल्यांकन भी 50 अंकों का होगा, जिसका विभाजन 30 अंक अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण के हैं और 20 अंक मौखिकी के हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा गुणवत्तापरक कार्य निष्पादन एवं अर्जित उपलब्धियों अर्थात लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि उसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, जो हमने चाही गई हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी इस पाठ्यक्रम की नीड्स हैं, वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी के आधार पर उसको मार्किंग की जाएगी। 50 अंक का है वो बाह्य परीक्षक के लिए और 50 अंक का जो है वो इंटरनल जो एग्जामिनर हैं वो अपने अंक उसमें देंगे। A1 और A2 आप जब प्रस्तुत करेंगे उस फॉर्म में। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के फॉर्म है और इसमें कैसी कैसी व्यवस्था होनी है। ये देखिए, आप इस स्क्रीन पे देखिए, ये A1 फॉर्म है। ये A1 फॉर्म जो है इसमें स्वहस्तलिखित 500 शब्दों में आपको अपनी रिपोर्ट जो आप 7 दिन में वहाँ काम कर रहे हैं वो प्रस्तुत करनी होगी, तब इंटरनल आपका असेसमेंट होगा। और ये दोनों के लिए, ये शिक्षुता और प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप जो है उसमें दोनों में ही ये फॉर्म, दोनों प्रकार के फॉर्म लगेंगे। तो इसमें आपको इसके कार्य का क्षेत्र, कार्य का विवरण, संबंधित कार्यस्थल, संस्था का विवरण जहां आपने काम किया है, उसके उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी और तभी आपको आंतरिक मूल्यांकन के लिए यह माना जाएगा कि आपने सही काम किया है। 500 शब्दों में अपने हाथ से लिखना होगा। ये फोटोग्राफ्स नहीं चलेंगे, यानी फोटोग्राफी नहीं चलेगी, वो जो फोटो स्टेट कॉपी नहीं चलेगी इसमें। और आपने क्या अनुभव लिया है उसके फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स जो भी आप लगाएंगे या उसकी टेबल वर्क वगैरह कैसा आपने किया है वह भी आपके इसमें चलेंगे। ग्राफ के माध्यम से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये फॉर्म देखिए आप, ये है A2 फॉर्म जो आपको बाह्य परीक्षक के लिए भरना है। आप गौर से देखिए इसको, इसमें 2000 शब्दों में आपको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यदि आपने प्रोजेक्ट वाला मेरा वीडियो ये देखा हो इससे पहले, ये वीडियो है जो प्रोजेक्ट के लिए मैं पहले लाया हूं, इतिहास विमर्श पे। इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें आपको जो फाइनल रिपोर्ट बाह्य परीक्षक के लिए लगानी है वो 5000 शब्दों में लिखनी है और 500 शब्दों की जो 3 रिपोर्ट हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं। लेकिन यहां हम देखेंगे, यहां में केवल एक रिपोर्ट आंतरिक मूल्यांकन के लिए 500 शब्द की लिखनी है और एक रिपोर्ट 2000 शब्दों में बाह्य परीक्षक के लिए लिखनी है। तो ये
उस व्यवस्था से थोड़ा सरल व्यवस्था है, इसको ज़्यादा आसानी से बच्चे कर सकते हैं। इंटर्नशिप को भी, अप्रेंटिसशिप को भी इसको कर सकते हैं। तो ये फॉर्म देखिए आप, इस फॉर्म में क्या क्या उनमें आपको देना है। इसमें जो प्रशिक्षुता या शिक्षुता का जो शीर्षक है वो स्पष्ट पहले लिखना है। विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र, जो आगे मैं भी आपको बताऊंगा, आपको ये बताना पड़ेगा ये मेरा मौलिक कार्य है और मैंने इसको कहीं से नकल इत्यादि नहीं किए, वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। पर्यवेक्षक और निर्देशक का भी अनुमोदन पत्र, आपके मौलिकता प्रमाण पत्र के बाद जिनके अंडर में आपने काम किया है वो आपको एक प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ ये इनका मौलिक प्रमाण पत्र है, और तब आपका मूल्यांकन होगा। और इसमें संस्था, व्यक्ति या मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्ण का जो प्रमाण पत्र है, फीडबैक फॉर्म, वो लगाएंगे आप। इसके अलावा जो आपने कार्य आरंभ किया है, G1, G2, G3 जो फॉर्म आपने भरे थे उनमें G3 फॉर्म इसमें लगेगा, जो प्राचार्य जी ने लास्ट में आपको अनुमति दी है वो भी इसमें लगेगा। और अनुक्रमणिका इसमें लगानी पड़ेगी, उसमें पूरी कार्य का क्षेत्र, संस्था और व्यक्ति का विवरण, किए गए कार्य का विवरण, उपयोगिता, उद्देश्य, प्रविधि, तकनीकी विवरण, कार्य प्रणाली, लक्षित प्रतिफल, प्राप्त प्रतिफल, दक्षताएं, ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि, अनुप्रयोग, निष्कर्ष और भविष्य की योजनाएं, ये सब आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। अब हम देखें इस पत्र को, देखें इसी के साथ हम इसको देखें। प्रारूप नंबर G1, ये पहले भी आपने देखा होगा, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हमने लगाया था। अब ये G1 को हम देखें। इसमें आपको ये महाविद्यालय के लेटर हेड पर प्राचार्य जी के द्वारा पहले दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे ये बालक जो है वो हमारी संस्था का नियमित छात्र है और ये आपके संस्थान में काम करने का इच्छुक है, कृपया परमिशन प्रदान करें। और वो अपनी सील वगैरह लगा के इसमें देंगे। और जब आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं इंटर्नशिप वगैरह के लिए, वहाँ से वो परमिशन देंगे कि हाँ हम इनको परमिट करते हैं 7 दिन के लिए या 15 आंशिक दिनों के लिए यहाँ के काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और उस वाले उसमें वो वहाँ उस संस्था का सिग्नेचर सील लगा के लाएंगे और जो उसकी अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर भी होंगे। तो ऐसे वो G2 फॉर्म को वहाँ सबमिट करेंगे। ये G2 फॉर्म है, इसको भी देख लें आप किस प्रकार से है। और इसमें आपको संस्था और प्रशिक्षक का नाम, व्यवसाय क्या है, उसका पंजीकरण हुआ है नहीं है, शासकीय है, संस्था का किस प्रकार का स्वरूप है, और शासन से जो उनको किसी प्रकार की कोई डोनेशन वगैरह मिलती है क्या, वह भी सब देखें। संस्था के अंतर्गत विभिन्न पदों पे कौन कौन कार्य कर रहा है, कैसे, कितनी संख्या है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। और लास्ट में उनके हस्ताक्षर सहित वो रिपोर्ट देंगे G2 की, उसे हम महाविद्यालय में सबमिट करेंगे। और प्राचार्य जी फिर G3 फॉर्म हमें देंगे कि हम इस विद्यार्थी को अब आपके यहाँ काम करने, क्योंकि उसमें ये देखना है कि ये सही जगह बच्चा काम कर रहा है नहीं। ये प्राचार्य और जो उनके निदेशक हैं जिनके मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, जैसा हमने पहले देखा था। तो वो अपनी उस ड्यूटी को पूरा करके ही इस G3 फॉर्म को, ये देखें ये वाला फॉर्म वो भर के देंगे और सील लगा के देंगे, तब जाके आप उस काम को वहां करेंगे। और उसके बाद ये फॉर्म आप देखिए G4 फॉर्म है, इसमें ये फीडबैक फॉर्म है, इसमें आपको ये कंप्लीट करा के लाना है। और यदि इसके लास्ट में आप देखेंगे तो इसमें आपको वो A उत्कृष्ट कार्य के लिए, B अच्छे कार्य के लिए और C सामान्य कार्य के लिए ग्रेडिंग देंगे। इसमें पूरी आपकी उपस्थिति कितनी रही, कैसा आपका कार्य व्यवहार रहा, वहाँ की संस्था के लोगों से आपका किस प्रकार का व्यवहार रहा, ये सारी की सारी इसमें व्यवस्था होगी। वो संस्था के जो हेड हैं वो लिख के सिग्नेचर करके सील लगा के आपको देंगे। तो हमें उस संस्थान में, प्रतिष्ठान में जहां हम काम कर रहे हैं, वहां अपना आचरण व्यवहार बहुत शालीन और संयमित रखना होगा। हमें ऐसा आचरण कतई नहीं करना है कि वो हमारी रिपोर्ट में खराब रिपोर्ट दे दें। ये CBCS सिस्टम से लागू एक नई व्यवस्था है जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी उसको यानी डिस्टर्ब करेंगे तो वो उसका परिणाम या दुष्परिणाम हमें ही मिलना है। तो A, B और C ये 3 प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं, वो जो ग्रेड हैं, वो आपको आपके फीडबैक फॉर्म के माध्यम से मिलेगी। और अब इस फॉर्म को आप जरूर देखें। ये सैंपल, परियोजना, प्रशिक्षण से संबंधित या सामुदायिक कार्य से संबंधित सभी में लागू होगी। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, प्रथम पृष्ठ होगा ये वाला फॉर्म, जो सैंपल रिपोर्ट के लिए आप देख रहे हैं। यहाँ ये देखिए सैंपल रिपोर्ट लिखा हुआ है। और ये जो फॉर्म है, ये चाहे आप प्रोजेक्ट करें वहां भी लगेगा, उस फाइल के साथ सबसे ऊपर यही फॉर्म लगेगा। जब आप सारा कंप्लीट कर लेंगे काम, तो पहला फ्रंट पेज यही होगा जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आपके कार्य का शीर्षक क्या है। चाहे आपने प्रोजेक्ट किया है, प्रशिक्षुता की है, इंटर्नशिप की है, जो भी आपने किया है, या सामुदायिक कार्य किया है, तो ये हमारा टॉपिक है, इस पे हमने काम किया है, इस सत्र में किया है, ये सन है,
कितने विद्यार्थियों ने किया है, अकेले ने किया है या ग्रुप में किया है, तो उन सारे विद्यार्थियों का नाम, उनकी कक्षा, उनका रोल नंबर, और साथ में किस संस्था में जहां आपने काम किया उस संस्था का नाम, और किस पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में आपने किया, आपके मार्गदर्शक कौन है, उनका नाम, उनका स्थान, और किस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस महाविद्यालय का लोगो, आपके आई कार्ड पे वो लोगो होता है, वही लोगो इसमें आप इसमें लगाएंगे, और नीचे विश्वविद्यालय का नाम। ये आपके फ्रंट पेज पे होगा और इसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होगा कि आपने किस प्रकार से काम किया है। और इसमें जो आप सेकंड जो पेज लगाएंगे, इस फ्रंट पेज के बाद सेकंड पेज आप लगाएंगे, वो विद्यार्थी का घोषणा पत्र होगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये घोषणा पत्र आप देखिए। इसमें विद्यार्थी अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप में उनका उसी प्रकार से विवरण हो जाएगा। इसमें सारे कॉलम बने हुए हैं, इसे चाहें तो आप अपने महाविद्यालय से ले सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी करा के इसको उसमें सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए, इसमें आप देखेंगे जो आपके मार्गदर्शक हैं वो अपनी टीप लगाएंगे, और ये दोनों फॉर्म आपके इस जो फाइनल आप फाइल तैयार करेंगे, जो मैंने पहले पृष्ठ बताया था, उस पहले पृष्ठ के बाद इनको सबमिट करेंगे। पहला पेज जिसमें पूरी डिटेल होगी, सेकंड पेज में आप घोषणा पत्र और मार्गदर्शक का प्रमाण पत्र, और तीसरा पेज ये देखें, ये संस्था के लोगों के साथ कार्य पूर्ण करने के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी होगा कि इस व्यक्ति ने यह काम किया, और बड़े शालीनता के साथ फीडबैक फॉर्म वाला जो आपका प्रारूप है वो इसके साथ सबमिट होगा, लग जाएगा कि इन्होंने इस प्रकार से काम किया, सफलतापूर्वक किया है, इनका कार्य व्यवहार बहुत उत्तम है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये तीसरा पेज लगेगा। अब ये चौथा पेज देखें, इसमें ये जो चौथा पेज है ये है आभार का, यानी हम जब काम कर रहे हैं तो हमें सभी का आभार मानना होगा, अपने शिक्षक का आभार, अपने प्रिंसिपल का आभार, जिस संस्था में काम कर रहे हैं कि इन्होंने हमें काम करने का अवसर दिया, मैं ऐसे संस्था के निदेशक डायरेक्टर के प्रति आभारी हूँ। आप अपने जिस इष्ट को मानते हैं उस ईश्वर के प्रति आभार, अपने माता पिता के प्रति आभार कि उन्होंने हमें इस व्यवस्था में या नई व्यवस्था में पढ़ने के लिए प्रेरित किया, अपने बड़े भाई बहनों के लिए आभार, अपने मित्रों के लिए आभार, आपने जिन लाइब्रेरी इत्यादि का अखबारों का उपयोग किया है उनके संदर्भ में भी आप आभार दे सकते हैं, लाइब्रेरियन को आभार दे सकते हैं, अखबारों के संपादकों को आभार दे सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करने का एक तरीका है, क्योंकि हमें विनम्रता भी सीखनी है। हम कल फील्ड में जब उतरेंगे तो विनम्रता हमारा एक बहुत बड़ा आधार होगा सफल होने के लिए। तो ये आभार पत्र इसमें लगाएंगे, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे इसमें ये अनुक्रमणिका। ये अनुक्रमणिका का पेज आप देखिए, ये सबसे लास्ट में लगेगा, और ये सब ऊपर लगेगा। ये इन चारों पेज के बाद, पांचों पेज के बाद ये अनुक्रमणिका लगेगा। इसमें हम रोमन अक्षरों में अपने घोषणा पत्र है, निदेशक का पत्र है, आपके जो संस्था में काम किया है उसके कार्य पूर्ण होने का पत्र है, और आपका आभार है, उसके जस्ट बाद ये पत्र लगेगा। और इसमें ये सारी डिटेल रोमन अक्षरों में पहले 4-5 कॉलम में आएगी। उसके बाद अध्याय वाई अध्याय, 3 अध्याय कम से कम आप इसमें जरूर लिखें। प्रथम अध्याय आपने ये काम किया, द्वितीय अध्याय में आपने ये सीखा, और तृतीय अध्याय में आपने ये सीखा। ये इसके निष्कर्ष हैं, जो कार्य के निष्कर्ष हैं वो तृतीय अध्याय में आप लास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद आप संदर्भ ग्रंथ की सूची लगाएंगे कि आपने इस काम को करने के लिए किन किन संदर्भों का सहयोग लिया, किन के माध्यम से कैसे कैसे आपने काम किया, कौन सी बुक्स आपने पढ़ी, कहाँ इंटरनेट पढ़ा, या किस अखबार को आपने देखा, किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सी किताब के माध्यम से आपकी मदद की, वो संदर्भ ग्रंथ सूची में उनकी बुक्स का नाम आप उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार के ये आपकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट हो जाएगी। इसके पीछे आपकी रिपोर्ट लग जाएगी, और जिसमें पहला A2 जो रिपोर्ट है आपकी 2000 शब्दों की वो आएगी, और उसके बाद A1, क्योंकि A1 हमारी आंतरिक मूल्यांकन की है, उसे हम सेकंड टाइम में लगाएंगे। फर्स्ट हमारा जो मूल्यांकन होना है वो बाह्य परीक्षक के लिए, उसे हम पहले लगाएंगे। तो ये रिपोर्टिंग हमारी होगी, और इसको एक बंच बना के बढ़िया सुंदर सी फाइल बनाएंगे। उसे लेके हम अपने, जब हमारी मौखिकी परीक्षा होगी, जब भी हमें वाइवा के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में, तब हम वहाँ जाके उसको प्रस्तुत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने पर्याप्त सीखा होगा, जाना होगा। आप अपने मित्रों के साथ जो इस व्यवस्था से पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको इन सारी व्यवस्थाओं की न प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है, न वोकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी है, न सामुदायिक कार्य के बारे में जानकारी है, न प्रशिक्षुता के वगैरह के बारे में, इंटर्नशिप वगैरह के बारे में जानकारी है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसकी मदद मिले। ये मैं सभी के लिए जनहित में जारी कर रहा हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो। कोविड के दौरान वैसे ही बहुत सारी क्लासेस वगैरह नहीं लगे हैं, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त नहीं हैं, और इसी बीच में हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पढ़ाई भी करनी है। मैं समझता हूं आप सभी लोग प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो इसीलिए इतिहास विमर्श में मैं समय समय पे इस प्रकार की चीज़ें लाता रहता हूं, ऐसे विषय उठाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को लाभ हो।
आप इसे देखते रहें। जिन युवा साथियों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वो इस इतिहास विमर्श पर आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस इतिहास विमर्श में जो भी नए अपडेट्स जो भी नहीं होंगी वो आपको समय पर मिलें और आप उनका लाभ उठा सकें। आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम वगैरह, जहां आप हैं, जिस सोशल मीडिया क्षेत्र में आप हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखे और आपको इसके माध्यम से अगर कुछ भी मदद मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।